ऑलराइट, तो मूवी की स्टार्ट में हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें हस्बैंड का नाम होता है जेरी लीन, उसके साथ उसकी वाइफ और दो बेटियां होती हैं। जेरी बेसिकली एक रिटायर्ड CIA ऑफिसर हैं। जेरी अपनी फैमिली को लेकर किसी दूसरे शहर में जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में ही ये सब एक ट्रैफिक में फंस जाते हैं। ये अपनी गाड़ी से उतरते हैं देखने के लिए कि इतनी ज्यादा ट्रैफिक जैम क्यों है, और तभी उसी वक्त उस शहर में ज़ॉम्बीज का एक बहुत खतरनाक अटैक हो जाता है। ये ज़ॉम्बीज अपने रास्ते में आने वाले सब लोगों पर अटैक करने लगते हैं और सबको काट कर गिरा रहे होते हैं। जेरी यहाँ पर एक खास बात ऑब्जर्व करते हैं कि जब भी कोई ज़ॉम्बी किसी नॉर्मल इंसान को काट रहा है तो वो इंसान 15 ही सेकंड में खुद भी ज़ॉम्बी बन जाता है, और ये ज़ॉम्बी वायरस बहुत स्पीड से फैल रहा है। खैर, किसी तरह अपनी जान बचाकर अपनी फैमिली के साथ वहां से भाग जाते हैं। अभी ये रास्ते में ही होते हैं, जेरी को उनके एक दोस्त की कॉल आती है। बेसिकली ये दोस्त भी CIA का ही हिस्सा है। जेरी अपने दोस्त से हेल्प मांगता है ताकि वो खुद को और अपनी फैमिली को रेस्क्यू करवा सके, और अब जेरी और उसकी फैमिली एक बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं क्योंकि इसी बिल्डिंग की छत पर एक हेलीकॉप्टर ने आना है जो कि इनको रेस्क्यू करेगा। अभी ये बिल्डिंग के अंदर जा ही रहे होते हैं तो आसपास बहुत से लोग ज़ॉम्बीज बन चुके होते हैं और वो इधर उधर लोगों पर अटैक कर रहे होते हैं, और उन्हीं में से एक ज़ॉम्बी जेरी पर भी अटैक कर देता है। ये ज़ॉम्बीज जेरी को मारने वाला ही होता है कि उसी वक्त उस फ्लैट में रहने वाला एक बच्चा आता है और उस ज़ॉम्बी को मार देता है। लेकिन मरते मरते ज़ॉम्बी का कुछ खून जेरी के मुंह में चला जाता है, जिसकी वजह से जेरी को लगता है कि अब वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। इसलिए जेरी उस बिल्डिंग की छत पर चला जाता है और खुद को मारने की कोशिश करता है, यानी कि वो सुसाइड करना चाहता है। वो नहीं चाहता था कि वो ज़ॉम्बी बने और उसकी वजह से उसकी फैमिली या दूसरे लोगों को भी किसी भी किस्म का हार्म पहुंचे। लेकिन 15 सेकंड से ज्यादा वक्त गुजर चुका होता है और वो ज़ॉम्बी नहीं बना होता। तो उसको आइडिया होता है कि सिर्फ लिक्विड मुंह में जाने से, यानी वो ब्लड मुंह में जाने से कोई भी ज़ॉम्बी नहीं बनेगा। और जेरी यहाँ पे एक मेंटली सेटिस्फेक्शन दिखाता है और उतनी ही देर में उनकी छत के ऊपर एक हेलीकॉप्टर भी आ जाता है जो कि इसके दोस्त ने भेजा होता है। और इस हेलीकॉप्टर में बैठे हुए फौजी जेरी और उसकी फैमिली को ज़ॉम्बी से बचाते हुए अपनी हेलीकॉप्टर में बिठाकर एक सेफ जगह पर ले आते हैं। यहाँ पर जेरी अपने उस दोस्त से भी मिलते हैं जिन्होंने इनकी हेल्प की होती है। ये दोस्त बताते हैं कि ये इन्फेक्शन तकरीबन हर जगह पर फैल चुका है, तमाम मुल्कों में, तमाम कंट्रीज इसको रोकने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ये वायरस रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। लोगों को खाने पीने की शॉर्टेजेस हो रही हैं और सब कंट्रीज की ट्रांसपोर्टेशन भी डैमेज है, जिसकी वजह से एयरपोर्ट्स, रेलवेज और रोड्स भी बंद हैं। इनके दोस्त ये भी बताते हैं कि तुम्हें डॉक्टर फेसबैक से मिलना होगा क्योंकि ये डॉक्टर ज़ॉम्बी वायरस पे काफी अरसे से रिसर्च कर रहे हैं और ये यकीनन कोई ना कोई सोल्यूशन इस चीज का निकाल लेंगे। इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि ये वायरस इनिशियली कोरिया में फैला था और हमें उसके मुतालिक एक ईमेल भी रिसीव हुई थी, लेकिन उसके बाद हमने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन हमें उसमें सक्सेस नहीं मिल सकी। और अगर हमें ये पता चल जाए कि ये वायरस स्टार्ट कैसे हुआ था, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, तो शायद हम इस वायरस को रोक सकें, इसकी कोई वैक्सीन बना सकें। और इसी बात का पता लगाने के लिए हम डॉक्टर फॉसबैक को तुम्हारे साथ भेजने वाले हैं। अब जेरी डॉक्टर और अपनी टीम के साथ साउथ कोरिया जाने के लिए रेडी हो जाता है। जैसे ही ये सब साउथ कोरिया पहुंचते हैं तो वहां के इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज इन पर अटैक कर देते हैं। ये इनका बहुत मुकाबला भी करते हैं और काफी ज़ॉम्बीज को मार डालते हैं। लेकिन डॉक्टर फेसबैक जो हमेशा से लैब में ही रहे थे, वो ये सब देख के बहुत ज्यादा डर जाते हैं और डर के मारे वो फौरन प्लेन में वापस अंदर भागते हैं, लेकिन उनका पाँव फिसल जाता है और एक्सीडेंटली वहां पर मौजूद गन से एक फायर होता है और उसी फायर से एक्सीडेंटली इनकी डेथ हो जाती है। अब डॉक्टर तो मर चुके हैं, लेकिन जेरी अपनी बची कुची टीम के साथ साउथ कोरिया के एक हेल्थ सेंटर में पहुंचते हैं जहां से बेसिकली ये केस पहली दफा फैला था, यानी कि जहां से ज़ॉम्बी वायरस स्टार्ट हुआ था। वहां पर एक ऑफिसर जेरी को बताते हैं कि ये जो लाश तुम देख रहे हो, ये जो डेड बॉडी तुम्हारे सामने है, ये इस ज़ॉम्बी वायरस का सबसे पहला विक्टिम था। जेरी उस ऑफिसर से पूछते हैं कि इस आदमी को किस चीज ने काटा था जिसकी वजह से ये पहली बार ज़ॉम्बी बना, लेकिन वो ऑफिसर इसके बारे में कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं रखते थे। अभी ये सब यहाँ से जाने ही लगते हैं तो वहां पर जेल में बैठा हुआ एक कैदी इन सब की अटेंशन अपनी तरफ करता है और इन सबको इन होने वाले इंसिडेंट्स के मुतालिक बहुत सी बातें बताने लगता है, जैसे कि इसराइल अपने मुल्क के चारों तरफ एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर रहा है क्योंकि इसराइल पहले से जानता था कि ये अटैक होने वाला है, उसको ये खबर पहले से ही थी और इस सब के पीछे इसराइल की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। इसके अलावा तुम्हें और भी जवाब चाहिए तो तुम इसराइल के शहर जेरूसलम में जाकर एक आदमी से मिलो, वो तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा, तुम्हारे सारे क्वेश्चंस के आंसर दे देगा। अब जेरी जेरूसलम पहुंच जाते हैं और उस आदमी से मिलते हैं, लेकिन वो आदमी जेरी को कोई क्लियर आंसर नहीं देता और इनकी बातों के दरमियान वहाँ के कुछ लोकल लोग अपना एक फेस्टिवल एंजॉय कर रहे होते हैं जिसमें वो गाना गा रहे होते हैं, शोर शराबा कर रहे होते हैं। जेरी उन सबको
को रोकने की कोशिश करता है क्योंकि वो जानता था कि जहां पर शोर होता है ज़ॉम्बीज उस तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उस तरफ आने लग जाते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा लोग थे तो इसकी बात पर कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता और उसी वक्त बहुत से ज़ॉम्बीज उस दीवार की तरफ बढ़ने लग जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो दीवार को फैलांगने लगते हैं। अभी तक तो इसराइल उस दीवार की वजह से सेफ था, लेकिन अब वो ज़ॉम्बीज उस दीवार के अंदर आ जाते हैं और लोगों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और सब लोग आहिस्ता आहिस्ता ज़ॉम्बीज बनते जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर एक स्ट्रेंज बात हम देखते हैं कि सब इन्फेक्टेड होने वाले लोग, यानी कि जो अब ज़ॉम्बीज बन चुके हैं, वो बहुत से लोगों पर अटैक तो कर रहे थे लेकिन बहुत से लोगों को वो छोड़ भी रहे थे। यानी कि कुछ लोगों पर अटैक किया जा रहा था लेकिन कुछ लोगों को टच भी नहीं किया जा रहा था। जेरी इस चीज को नोट करता है जो कि स्टोरी में थोड़ा सा आगे रिवील होने वाली है कि ये सब ऐसा क्यों हो रहा था। खैर उसी वक्त वहां की लोकल आर्मी का एक प्लेन आ जाता है और जेरी और उसकी टीम को वहां से बचा लिया जाता है। जेरी प्लेन में तो आकर बैठ चुका होता है लेकिन इसे अभी भी सुकून नहीं आया और वो गौर करता है, यानी कि वो ऑब्जर्व करता है कि उस प्लेन के पीछे वाले पोर्शन में ये वायरस फैल रहा है, यानी कि कुछ इन्फेक्टेड लोग उस प्लेन में भी मौजूद हैं और वो एक दूसरे को आपस में काट रहे हैं और ये वायरस तेजी से फैलता जा रहा है। ये सब लोग अपना लगेज जहाज के दरमियान वाले हिस्से में रख देते हैं ताकि उन ज़ॉम्बीज को ये सब लोग नजर ना आए। लेकिन बाय मिस्टेक एक आदमी से अपना लगेज गिर जाता है जिसकी वजह से शोर होता है और ज़ॉम्बीज शोर की तरफ तो अट्रैक्ट हुआ करते हैं और सब ज़ॉम्बीज इन सब पर अटैक करने लगते हैं। जेरी और बाकी लोग बहुत बचने की कोशिश करते हैं लेकिन एक वक्त आ जाता है कि जेरी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाता और एक ग्रेनेड निकालकर उस प्लेन में फेंक देता है। क्योंकि ये प्लेन उड़ रहा होता है तो प्लेन में बहुत बड़ा धमाका होता है जिसकी वजह से इनका जहाज क्रैश हो जाता है। इस पूरे प्लेन क्रैश में सिर्फ दो लोग ही बचते हैं, एक जेरी और एक फीमेल ऑफिसर जिनका नाम सेकंड है। ये दोनों काफी जख्मी तो हो चुके होते हैं लेकिन बहुत मुश्किल से ये दोनों WHO की रिसर्च फैसिलिटी में आते हैं। जेरी को यहाँ पर फर्स्ट एड दी जाती है और WHO के डॉक्टर्स के पूछने पर जेरी बताता है कि बेसिकली मेरे यहाँ आने का पर्पस है कि मैं एक वैक्सीन हासिल कर सकूं ताकि इस वायरस को रोका जा सके जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो लेकिन जानलेवा ना हो। क्योंकि मैंने एक बात नोटिस की थी कि जब भी इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज दूसरे इंसानों पर हमला करते हैं तो वो कुछ लोगों को छोड़ देते हैं, उन्हें बिल्कुल ही अनदिखा कर देते हैं क्योंकि वो लोग पहले से ही किसी न किसी बीमारी में मुब्तला थे। यानी कि जो लोग ज़ॉम्बी नहीं थे उनको पहले ही कोई ना कोई बड़ी डिजीज थी और इसलिए ज़ॉम्बी उन लोगों को छोड़ देते थे क्योंकि ज़ॉम्बी सिर्फ हेल्दी बॉडी को ही इन्फेक्ट करते हैं, सिर्फ हेल्दी लोगों को ही काटते हैं और अपना वायरस उनमें फैलाते हैं। ये ज़ॉम्बी स्मार्ट हैं, ये पहले से ही बीमार हुए शख्स को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अब बेसिकली ये सब लोग डॉक्टर्स होते हैं तो वो उसे कहते हैं कि हमें तुम्हारी थ्योरी प्रूफ करने के लिए एक प्रूफ चाहिए, हम ऐसे ही तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं कर सकते। जैसे कि हम में से कोई एक आदमी खुद के अंदर बैक्टीरिया इंजेक्ट कर उन ज़ॉम्बीज के सामने जाए और अगर वो ज़ॉम्बीज उस आदमी पर अटैक नहीं करेंगे तो इसका मतलब है तुम्हारी थ्योरी बिल्कुल ठीक है। खैर जेरी ये सब करने के लिए तैयार हो जाता है लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रही थी कि ये बैक्टीरिया वाली वैक्सीन जहां पर पड़ी हुई थी वो उस फैसिलिटी के उस पोर्शन में थी जहां पर सब लोग ज़ॉम्बीज बन चुके थे। तो ये सब लोग बैक्टीरिया वाली वैक्सीन हासिल करने के लिए उस पोर्शन में जाते हैं। किसी वजह से यहाँ पर शोर होता है और सब ज़ॉम्बीज इन लोगों पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। जेरी के कुछ साथी वहां से भागकर अपनी जान तो बचा लेते हैं लेकिन जेरी अभी भी उसी पोर्शन के अंदर होता है। वो बहुत से ज़ॉम्बी से लड़ता है और बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर एक थोड़ी सी सेफ जगह पर आ जाता है और वहीं पर वो सारी बैक्टीरिया वैक्सीन पड़ी होती हैं। वो वैक्सीन उठाकर बाहर आने ही लगते हैं कि गेट के बाहर एक और ज़ॉम्बी आ जाता है और जेरी डिसाइड करते हैं कि उसे खुद ही ये वैक्सीन अपने अंदर इंजेक्ट करनी होंगी। इस बैक्टीरिया वैक्सीन को जेरी अपने अंदर इंजेक्ट कर लेते हैं और अब अनजाने में ही सही लेकिन जेरी का ये आइडिया काम कर जाता है और वो सामने खड़ा हुआ ज़ॉम्बी जेरी पर बिल्कुल अटैक नहीं करता क्योंकि जेरी अब इन्फेक्टेड हो चुका था और ये ज़ॉम्बीज किसी भी ऐसे इंसान पर अटैक नहीं करते जिसके अंदर बहुत ज्यादा बैक्टीरियाज हों या उसके अंदर डिजीजेज हों, वो किसी बीमारी में हो। जेरी ज़ॉम्बीज के दरमियान से निकलता हुआ वो सब वैक्सीन लाकर डॉक्टर्स और साइंटिस्ट को दे देते हैं और सब लोग बहुत खुश होते हैं कि उन्हें इस बीमारी का इलाज मिल गया है, यानी कि उनके पास अब इस ज़ॉम्बी वायरस का क्योर है। इसके अलावा जेरी कुछ वैक्सीन लेके अपनी फैमिली के पास जाते हैं और उनको वो वैक्सीन देते हैं और अपने उस दोस्त को भी देते हैं जिसने इनकी जान बचाई होती है मूवी के शुरू में हेलीकॉप्टर भेजकर, ताकि इस पर मजीद रिसर्च की जा सके और इस वैक्सीन को बढ़ाया जा सके और सब लोगों में दी जा सके। और यहीं पर यह मूवी भी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच।
मूवी स्टार्ट होते ही हमें बताया जाता है कि आज से तकरीबन 2 साल पहले एक अमेरिकन फैमिली ने डेजर्ट क्रॉस करते हुए रॉन्ग टर्न ले लिया था और वो उस रोड पर चलते चलते एक मिलिट्री एरिया तक पहुंच जाते हैं और उस एरिया का नाम था सेक्टर 16। लेकिन उस फैमिली के साथ बहुत बुरा होता क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग तक उस फैमिली के आधे मेंबर्स मारे जा चुके थे। इसके बाद आर्मी ने वहाँ पर सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशंस कंडक्ट किए और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जिस फैमिली के साथ वो इंसिडेंट्स हुए थे वो कोई और नहीं बल्कि वो फैमिली है जिन्हें हमने पार्ट 1 में देखा था। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ साइंटिस्ट उसी एरिया यानी सेक्टर 16 में अपना काम कर रहे होते हैं और एक सीनियर कर्नल उन लोगों की सिक्योरिटी के लिए अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे थे। ऑपरेशन के दौरान एक डॉक्टर हिल्स पर था जो कि एक दूसरे डॉक्टर जो बेस में था उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन आगे से उसे कोई रिस्पांस नहीं मिलता। तब वो एक दूसरे डॉक्टर जो कि मिलिट्री एरिया के अंदर गया था उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि उस डॉक्टर को किसी ने बड़ी बेरहमी से मार डाला है और उसके 2 टुकड़े कर दिए हैं। उस डॉक्टर को कोई रिस्पांस ना मिलने पर वो वापस जाने लगता है और तभी वहाँ पर वो एक म्यूटेंट को देखता है जो कि स्नेक खा रहा था। वो म्यूटेंट उस डॉक्टर को कोई नुकसान पहुँचाए बगैर उसे वहाँ से भाग जाने को कहता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे अंडरस्टैंड कर पाता पीछे से आकर एक दूसरा म्यूटेंट उसके सर में एक कुल्हाड़ी मार देता है। उसके चिल्लाने की आवाज कर्नल भी सुन लेते हैं, लेकिन तभी एक दूसरा म्यूटेंट कर्नल को नेजे की तरह नजर आने वाले रॉड से उठाकर पहाड़ से नीचे फेंक देता है। इसके बाद हमें कुछ यूएस मिलिट्री सोल्जर्स दिखाए जाते हैं जो कि अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद वापस बेस में जा रहे थे। रास्ते में उन्हें सेक्टर 16 पर सप्लाईज प्रोवाइड करते हुए जाना था और वो लोग सेक्टर 16 में पहुंच जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि कैंप में कोई भी नहीं है। वहीं पर उन्हें रेडियो पर एक कॉल भी रिसीव होती है, लेकिन सिग्नल्स इतने वीक होते हैं कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आती और तभी वो एक हिल्स पर मिरर सिग्नल को नोटिस करते हैं। उसे देखकर उन सब का लीडर सार्जेंट की समझता है कि शायद वहाँ से कोई मदद मांगने की कोशिश कर रहा है और वो फौरन सबको सर्च एंड रेस्क्यू मिशन का ऑर्डर दे देता है। सार्जेंट उन सब सोल्जर्स को लेकर अपने मिशन के लिए आगे बढ़ जाता है और 2 सोल्जर्स जिसमें मेल सोल्जर का नाम नेपोलियन और फीमेल सोल्जर का नाम एम्बर होता है वो उन्हें वहीं पर छोड़ देता है, इसलिए कि अगर वहाँ पर कोई आ जाए तो। आगे बढ़ते हुए उन सोल्जर्स में से एक सोल्जर एक बहुत बड़े डिज में गिर जाता है जिससे उसका घुटना फ्रैक्चर हो जाता है और अब वो ठीक से चल नहीं पा रहा था, जिस पर सार्जेंट उसे वापस कैंप पर जाने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ नेपोलियन वॉशरूम में जाता है और टॉयलेट में वो हाथ देखकर डर जाता है और चिल्लाते हुए बाहर आ जाता है। एम्बर जब जाकर चेक करती है तो वहाँ पर टॉयलेट में वो एक डॉक्टर को देखते हैं जो कि उस मिशन का हिस्सा था और वो उन दोनों से हेल्प मांग रहा था। उसे देखकर वो काफी घबरा जाते हैं। वो दोनों उसे बाहर निकाल लेते हैं और उसकी बॉडी को साफ करते हैं और देखते हैं कि उसकी बॉडी पर बहुत ज्यादा कट्स लगे हुए हैं और यकीनन ये काम उन्हीं म्यूटेंट्स का था और उन म्यूटेंट्स ने उसे इन्फेक्शन से मरने के लिए उस जगह पर छोड़ दिया था। उस डॉक्टर की हालत काफी खराब थी। वो बस ये कहता है वो यहाँ है और ये कहते ही वो फौरन मर जाता है। एम्बर और नेपोलियन काफी डर जाते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि किसी ने उनके ट्रक को आग लगा दी है। तब वो जल्दी से अपनी गन्स उठाने के लिए भागते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि उनकी गन्स भी गायब थी, उनकी गन्स भी वहाँ पर नहीं थी। तब एम्बर उसे कहती है कि वो भी बाकी सोल्जर्स के पास ऊपर जा रही है, लेकिन नेपोलियन वहाँ जाना नहीं चाहता था, वो नीचे रहने को ही प्रेफर करता है। एम्बर अभी थोड़ी ही दूरी पर जाती है कि एक म्यूटेंट उसे पकड़ लेता है। ये सब कुछ नेपोलियन भी देखता है और वो हेल्प के लिए उसकी तरफ भागता है। एम्बर उस म्यूटेंट का मुकाबला करती है और उसे बचने की काफी कोशिश करती है और तभी म्यूटेंट उसे ले जाने की बजाय उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे से एक गोली आकर उस म्यूटेंट के शोल्डर में लग जाती है और वो जल्दी से एक होल में चला जाता है और वो गोली चलाई थी उसी सोल्जर ने जिसका घुटना फ्रैक्चर हो गया था और वो नीचे आ रहा था। एम्बर जब उस सोल्जर को देखती है तो वो उसकी तरफ भागती है, लेकिन तभी वही म्यूटेंट एक दूसरे होल से उस सोल्जर को पकड़ लेता है और वो उसे अंदर खींचने लगता है। एम्बर उसे बचाने की कोशिश करती है और इतनी ही देर में नेपोलियन भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वो दोनों मिलकर उसे निकालने की, उसे बचाने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाते और फाइनली वो म्यूटेंट उसे अंदर खींच लेता है। ऊपर हिल्स पर उन सोल्जर्स को एक और मिशन मेंबर डॉक्टर की बॉडी मिलती है। ये देखकर वो लोग काफी अलर्ट हो जाते हैं और अब वो शूट करने के लिए बिल्कुल रेडी थे। वो लोग आगे बढ़ते हैं और पीछे से एक म्यूटेंट एक सोल्जर पर अटैक कर देता है। वो लोग बगैर कुछ सोचे समझे फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। फायरिंग के दौरान सार्जेंट अचानक से सामने आ जाता है और गोली उसे लग जाती है। सार्जेंट को गोली लगता देखकर वो सब काफी घबरा जाते हैं। वो सार्जेंट को बचाने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन वो मौके पर ही दम तोड़ देता है। इसी दौरान एम्बर और नेपोलियन भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और ये पूछने पर कि वो सोल्जर जो
नीचे गया था कहाँ है, तब वो बता देते हैं कि उसे भी वो म्यूटेंट्स ले गए हैं। उन्हें पता चल चुका था कि अब वो काफी बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं, क्योंकि उन्हें अपनी मदद आप करनी थी और कोई सीनियर सोल्जर भी उनके ऊपर नहीं था जो उन्हें लीड करता। वो सार्जेंट की डेड बॉडी को वापस कैंप पर ले जाने का सोचते हैं। ये करने के लिए उन्हें सार्जेंट के साथ एक सोल्जर को रस्सी की मदद से नीचे उतारना था, और ये करने के लिए वो सोल्जर हामी भर देता है जिसकी गोली से सार्जेंट मरा था। वो सोल्जर सार्जेंट की बॉडी को लेकर बड़े ही ध्यान से नीचे उतर रहा होता है, जबकि बाकी सोल्जर्स ने रस्सी को पकड़ा हुआ था, और तभी देखते ही देखते रस्सी टूट जाती है और सार्जेंट के साथ उस सोल्जर की भी मौत हो जाती है। फिर वो नोटिस करते हैं कि रस्सी टूटी नहीं बल्कि काटी गई है। अब उन्हें इस बात का रियलाइज हो चुका था कि कोई एक एक करके उन्हें अपना शिकार बनाकर मारता जा रहा है। काफी समझदारी का मुजाहिरा करते हुए वो लोग वहाँ से नीचे उतरते हैं। रास्ते में उन्हें कर्नल मिलता है जिसकी हालत काफी खराब थी। तब वो कर्नल से इस जगह से निकलने का रास्ता पूछते हैं और वो कहता है कि सिर्फ माइंस के जरिए ही वो लोग यहाँ से निकल सकते हैं, और वो उन्हें ये भी बताता है कि वो म्यूटेंट्स सबको मार डालेंगे, लेकिन लड़कियों को वो अपनी ब्रीडिंग के लिए पकड़ कर ले जाएंगे। तब वो लोग गुस्से से उससे पूछते हैं कि आखिर उनसे कैसे बचा जा सकता है, और कर्नल सिर्फ एक ही वर्ड बोलता है, सिंपल, और ये कहते ही वो खुद को शूट कर लेता है। एम्बर और मिसी बैठी होती है। वो इसलिए बैठी थी क्योंकि ये म्यूटेंट्स को पकड़ने के लिए बिछाया गया ट्रैप था। तभी एक म्यूटेंट पीछे से आकर उन्हें पकड़ने लगता है और सब सोल्जर्स गोलियों की बारिश कर देते हैं और वो मर जाता है। मिसी जो कि बाकी सोल्जर से अलग होती है और उसे एक म्यूटेंट उठाकर ले जाता है। मिसी के बाकी साथी उसके चिल्लाने की आवाज सुन लेते हैं और उस आवाज को फॉलो करते करते वो माइन तक पहुंच जाते हैं। उनमें से एक सोल्जर उन लोगों के साथ आगे माइन में नहीं जाना चाहता था और वो उन्हें छोड़कर अकेला ही वहाँ से चला जाता है, लेकिन बाहर अकेला वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहता। एक म्यूटेंट उसे हिल्स के बीच से पकड़ लेता है और उसका एक हाथ ही उखाड़ देता है और उसे पहाड़ी से नीचे फेंक कर मार डालता है। वो लोग माइन में काफी आगे तक निकल आते हैं और तभी नेपोलियन और एम्बर एक डिच में गिरकर नीचे एक सीक्रेट जगह पर चले जाते हैं और दोनों बेहोश हो जाते हैं। बाकी जो सोल्जर रह गए थे वो किसी तरह उन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ वही म्यूटेंट बेटा अब एम्बर को पकड़ लेता है। तब नेपोलियन एक पत्थर से उसके सर पर कई बार वार करके उसका सर कुचल के उसे मार डालता है, और इतनी ही देर में एक और म्यूटेंट वहाँ पर आ जाता है जो कि ब्लाइंड था। वो बस उनकी स्मेल से ही उन्हें महसूस कर रहा था। उससे बचने के लिए वो दोनों एक सीक्रेट डोर से नीचे गिर जाते हैं और वहाँ पर उन्हें एक और म्यूटेंट हैंसेल मिलता है, और ये वही म्यूटेंट है जिसने डॉक्टर को वहाँ से भाग जाने के लिए कहा था। असल में वो एक अच्छा म्यूटेंट था जो लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाता था बल्कि उन्हें फायदा देता था, लोगों की हेल्प करता था। वो उन दोनों को छुपा लेता है। तभी बचे हुए बाकी दो सोल्जर भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो ब्लाइंड म्यूटेंट अंधाधुन उन पर फायरिंग कर देता है और एक गोली उस सोल्जर को लग जाती है। दूसरा सोल्जर उसे मारने में कामयाब तो हो जाता है, लेकिन एक गोली दूसरे सोल्जर को लग जाती है। नेपोलियन उस सीक्रेट डोर के जरिए उन दोनों को भी अपने पास बुला लेता है। हैंसेल उन चारों की वहाँ से निकलने में मदद करता है और उन्हें बाहर ले जाने लगता है। वहाँ पर वो बहुत अजीबोगरीब चीजें देखते हैं, लोगों के बॉडी पार्ट्स और बहुत कुछ जो कि काफी डिस्टर्बिंग था। और वहीं पर वो अपने साथियों की भी डेड बॉडीज देखते हैं और काफी दुख होता है उन्हें और वो घबरा भी जाते हैं। और तभी उस सोल्जर को कुछ होने लगता है जिसे गोली लगी थी। वो स्टेबल नहीं लग रहा था और देखते ही देखते वो मर जाता है। वो लोग उसकी बॉडी को म्यूटेंट्स के लिए वहाँ पर छोड़कर जाने वाले हरगिज नहीं थे और वो उसकी बॉडी को लेकर आगे चल पड़ते हैं। रास्ते में उन लोगों की बहस हो जाती है क्योंकि एम्बर मिसी को लिए बगैर वहाँ से जाने वाली नहीं थी, लेकिन वहाँ पर एक और सोल्जर जो सेल्फिश था वो वहाँ से अकेला ही जाने वाला था। नेपोलियन भी एम्बर के साथ मिसी को ढूंढना चाहता था। तब एम्बर और नेपोलियन मिसी को ढूंढने के लिए वापस चले जाते हैं। उस सेल्फिश सोल्जर को वहाँ पर बहुत सारे डायनामाइट्स मिलती हैं और वो डायनामाइट का एक बॉक्स अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो एक ट्रैप है। जैसे ही वो उस बॉक्स को उठाकर वहाँ से जाता है, एक वायर खींचती है और एक बटन ट्रिगर हो जाता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उसके साथ ही वो भी मर जाता है। एम्बर और नेपोलियन मिसी को ढूंढ रहे थे और तभी एक म्यूटेंट उन पर अटैक कर देता है, लेकिन वो दोनों उसे मार डालते हैं। वो मिसी को ढूंढते हुए आगे बढ़ते हैं और उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर मिसी थी। म्यूटेंट्स ने उसे बांधा हुआ था। वो दोनों मिसी को आजाद करके वहां से ले जाने लगते हैं। तभी उन म्यूटेंट्स का बाप हेड्स उन पर अटैक कर देता है। एम्बर के पास अभी एक गोली बाकी थी और वो उसे हेड्स की तरफ चला देती है, जो उसके सर पर लगकर निकल जाती है और उसके सर से थोड़ा सा गोश्त निकल के बाहर गिरता है। इससे वो मरता नहीं है, लेकिन अब उसे बेहोशी की कैफियत हो रही थी। नेपोलियन एक रॉड उसके आर पार कर देता है, लेकिन वो फिर भी नहीं मरता। तब मिसी उसे हथौड़े से काफी बार मारती है और नेपोलियन अपनी गन को उसके मुंह में जोर से मारकर उसे मार डालता है। वो तीनों वहाँ से बचकर बाहर आ जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि अभी भी कोई जिंदा था जो उन्हें देख रहा था। और बस इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।